हमने पिछले लेक्चर में लिमिट स्टेट के बेसिक एंड लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर के क्वेश्चन सोल्व किए थे। हमने जो क्वेश्चन किए थे वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन किए थे, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज अब इस वीडियो में या इस लेक्चर में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिमिट स्टेट ऑफ शियर क्या होता है। तो सबसे पहला तो जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है हमारा स्ट्रक्चर में, वो क्यों होता है, क्या क्या रीज़न है जिसके कारण हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। तो जो शियर स्ट्रेस डेवलप होते हैं इसके 3 रीज़न हैं। पहला है ड्यू टू फ्लेक्सर, दूसरा हमारा पंचिंग और तीसरा है टॉर्सन। तो ये 3 मेन रीज़न है जिनके कारण क्या प्रोड्यूस होता है हमारे स्ट्रक्चर में शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रीज़न की बात कर लेता हूँ मैं, ड्यू टू द फ्लेक्सरल लोड। ठीक है, यानी शियर स्ट्रेस डेवलप होगा किसके कारण, फ्लेक्सर लोड के कारण, और उस शियर स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सरल शियर स्ट्रेस बोलेंगे। अब ये शियर स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा, तो मान लो ये हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपके पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जब लोड लगेगा तो इस तरह से क्या होगा, ये लोड लगा हुआ है मेरा W किलो न्यूटन मीटर, एक UDL लगा हुआ है, तो इस तरह से मेरी बीम बेंड करेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास एलिमेंट है, ये एलिमेंट वो ऐसा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, नियर द स्पॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंशन आ रही है तो सिग्मा ऐसे लगेगा। टेंशन के साथ साथ क्या है, ये वाले जो पार्टिकल है यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मेरा शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो इन दोनों फेस पे जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, इनके कारण दो रिमेनिंग जो फेस बचे हैं मेरा, या इन फेस के जो परपेंडिकुलर फेस है वहाँ पे भी शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, जिसको क्या बोलता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इस तरह से जो बेंडिंग है या जो फ्लेक्सर है उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो मैं क्या होगा, इसका शियर स्ट्रेस क्या होगा, हमारा चेंज इन बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पैन, यानी V = dm अपॉन में dx, यानी बेंडिंग मोमेंट का जो चेंज होगा स्पैन के रिस्पेक्टिवली, तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप का होगा, वर्टिकल भी होगा और हॉरिजेंटल भी होगा। जैसे मैंने अभी बताया था, ये इस तरह से भी होगा, ये तो वर्टिकली हो रहा है, और ये क्या होगा, हॉरिजेंटली भी होगा। तो जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है हमारा फ्लेक्सर के कारण, बेंडिंग के कारण, वो वर्टिकल भी होगा और हॉरिजेंटल भी होगा। ठीक है, तो पहला क्लियर है आपके कि फ्लेक्सर शियर कैसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है पंचिंग शियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, पंचिंग शियर। ठीक है, तो पंचिंग शियर, जब भी पंचिंग कंसंट्रेटेड लोड लगेगा हमारे स्ट्रक्चर पे, तो क्या प्रोड्यूस होगा, पंचिंग शियर प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई एक स्लैब है और यहाँ पे कॉलम है, इस स्लैब पे, ये मेरे पास कोई एक स्लैब है और यहाँ पे कोई कॉलम है इस स्लैब पे, और इस स्लैब पे कोई भी बीम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा पंचिंग कंसंट्रेटेड लोड है। ठीक है, तो इसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। इस पंचिंग शियर लोड के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, मेरा शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर पंचिंग कंसंट्रेटेड लोड के कारण शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, पंचिंग शियर। अब इसके एग्जांपल ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, एक तो जो फ्लैट स्लैब है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, फुटिंग स्लैब पे प्रोड्यूस होता है, और मान लो कोई स्लैब है जो
वाल पे माउंटेड है तो वहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा आपका क्या, पंचिंग शियर। ठीक है, अब जो फ्लेक्सुरल शियर था वो क्या है, वन वे शियर है हमारा। ठीक है, फ्लेक्सुरल शियर को वन वे क्यों बोला मैंने, मान लो कि ये बीम है, जनरली बीम में प्रोड्यूस होता है फ्लेक्सुरल हमारा, ये वन वे क्यों है, ये बीम है तो शियर स्ट्रेस लेंथ के अलोंग ही प्रोड्यूस होता है। फ्लेक्सुरल शियर स्ट्रेस लेंथ के अलोंग ही प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वन वे शियर। बट पंचिंग शियर है वो आपके विड्थ के अलोंग भी होगा और लेंथ के अलोंग भी प्रोड्यूस होगा, विड्थ के अलोंग भी प्रोड्यूस होगा और लेंथ के अलोंग भी प्रोड्यूस होगा। इसलिए जो पंचिंग शियर है वो क्या होगा हमारा, टू वे शियर होगा। क्लियर है, फ्लेक्सुरल शियर वन वे है क्योंकि ये ओनली अलोंग द स्पैन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पंचिंग शियर इज टू वे बिकॉज इट प्रोड्यूस अलोंग लेंथ एज वेल एज विड्थ। ओके, नेक्स्ट है टोर्सन शियर। अगर किसी मेंबर पे टोर्सन लोड लगा हुआ है यानी टोर्सन अप्लाई हो रहा है तो उस वाले बीम में उस वाले स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे टोर्सन शियर। ठीक है, जनरली जो बीम होती है उसमें क्या होता है हमारा, टोर्सन शियर प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है ये, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होता है ये। मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक बीम है, इस तरह से मेरे पास एक स्लैब है जिसके चारों तरफ क्या है, बीम बनी हुई है। तो मान लो ये बीम है, मैं इसी बीम की बात कर लेता हूँ। तो ये बीम है जो, तो इस तरह से स्लैब माउंटेड होगी इस पर। ठीक है, तो ये जब स्लैब बेंट करेगी हमारी, इस तरह से बेंट होगी ये स्लैब, तो बेंट होगी तो इस वाले पोर्शन को क्या करेगी, ये रोटेट करेगी। क्या करेगी, एक रोटेशनल फोर्स लगाएगी। क्या करेगी, एक रोटेशनल फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इस रोटेशनल फोर्स के कारण इस वाले फेस पे क्या, इस वाली बीम पे क्या प्रोड्यूस होगा, टोर्सन। और इस टोर्सन के कारण क्या प्रोड्यूस होगा हमारा, शियर स्ट्रेस। और इसी शियर स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, टोर्सन शियर स्ट्रेस। क्लियर है, तो बीम में क्या क्या होता है, एग्जाम्पल मैं बात करूँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो बीम में होता है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपकी कोई बीम है उसमें शियर फेलियर हो रहा है तो वो किस टाइप का फेलियर है, वो आपका ब्रिटल फेलियर है। अगर शियर फेलियर हो रहा है तो वो क्या है हमारा, ब्रिटल फेलियर है। और अगर किसी बीम में फ्लेक्सुरल फेलियर हो रहा है यानी जो फेल हो रही है बीम ड्यू टू बेंडिंग हो रही है, तो फेलियर क्या होगा आपका, डक्टाइल। और ड्यू टू शियर फेल हो रहा है हमारी कोई स्ट्रक्चर तो क्या होगा भाई, वो होगा आपका ब्रिटल फेलियर। अब क्या है कि जो कंक्रीट है, जो आपके पास कंक्रीट है, कंक्रीट आपको पता है कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और एज वेल एज इसकी जो शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस वो भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो कंक्रीट जनरली फेल किस में होता है, तो कंक्रीट जनरली फेल होगा आपका डायगोनल टेंशन में। किस में फेल होगा, डायगोनल टेंशन में। अब डायगोनल टेंशन में क्यों फेल होता है, ये डायगोनल टेंशन क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो कम्बिनेशन होता है यानी जो शियर स्ट्रेस लगता है हमारे स्ट्रक्चर में वो क्या होता है, वर्टिकली भी एक्ट करता है और हॉरिजेंटल भी एक्ट करता है। ठीक है, तो इन दोनों के कम्बिनेशन से क्या प्रोड्यूस होती है हमारी, डायगोनल टेंशन। और यही डायगोनल टेंशन क्या करती है, कंक्रीट को फेल करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन। डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक बीम कंसीडर कर ली, यहाँ पे इस पे यूडीएल लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस सपोर्ट के पास कोई ए एलिमेंट को कंसीडर कर लेता हूँ। कौन से एलिमेंट को कंसीडर करता हूँ, ए। तो इसको यहाँ निकालूंगा तो इस तरह से इस पे लोडिंग होगी हमारी। ठीक है, अब मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस डायग्राम इसका ड्रॉ करूँ तो इस तरह से कोई प्रिंसिपल स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ होगा मेरा। ठीक है, क्लियर है भाई, ये मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस डायग्राम हो गया। अब जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होती है मिनिमम और मैक्सिमम, यानी मेजर प्रिंसिपल और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। ये आपको
अगर ये फॉर्मूला एक्सप्रेस करना है तो जब आपका, या आपने पढ़ा भी होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चर 1 पढ़ा था, उस टाइम पे ये फॉर्मूला हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ाऊँगा जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चर एनालिसिस करवाऊँगा, उस टाइम पे ये फॉर्मूला एक्सप्रेस करवाऊँगा कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला। अभी के लिए आप ये याद रखो कि जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है मैक्सिमम और मिनिमम, उसका फॉर्मूला ये है। सिग्मा 1 को हम मैक्सिमम या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, सिग्मा 2 को हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। तो मेजर के लिए तो प्लस साइन का यूज करेंगे और माइनर के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे। और जो ये एंगल है हमारा, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बनता है हमारा, इसको tan 2 थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है 2 टाउ अपॉन में सिग्मा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ अपॉन में सिग्मा। ठीक है, तो क्लियर है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट क्यों करते हो? इसको फाइंड आउट करने का रीज़न क्या है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर होती है उसके ओब्लिक प्लेन पे भी क्या प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेसेज प्रोड्यूस होते हैं। तो जो हमारी स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में आपके ओब्लिक स्ट्रेसेज के कारण फेल होते हैं, इसलिए हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस की। ठीक है, अब पहला केस मैं कंसिडर करता हूँ। अगर मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसमें क्या है कि जो सपोर्ट है उस पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है तो सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस भी क्या होगा आपका, 0 होगा। ये 0 क्यों होगा? इसके लिए अब सिंपल बेंडिंग इक्वेशन का पता होना चाहिए, M/I इजिकल टू सिग्मा अपॉन वाई। बेंडिंग मोमेंट मेरा 0 है, ठीक है, तो सिग्मा भी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये क्लियर है ये कहाँ से आया 0। ठीक है, सपोर्ट के पास बेंडिंग मोमेंट क्या होगा 0, तो सिग्मा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। अब सिग्मा की वैल्यू 0 हो गई तो जो आपका फॉर्मूला था ये वाला, यहाँ पे सिग्मा की जगह 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सिग्मा 1 जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो तो टाउ आएगा, और जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो क्या आएगा, माइनस टाउ। ठीक है, यानी शियर जो बेंडिंग स्ट्रेस है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, शियर स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जो tan 2 थीटा है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। सिग्मा 0 है यानी tan 2 थीटा इजिकल टू 2 टाउ अपॉन में 0, तो ये क्या होता है, इन्फिनिटी। तो tan 2 थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब tan 2 थीटा इन्फिनिटी कब होगा, या तो tan की वैल्यू 0 हो, 90 हो, या tan की वैल्यू आपकी क्या हो 270 हो, या तो tan की वैल्यू 90 हो या tan की वैल्यू 270 हो। उस केस में आपका tan की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे tan 2 इनवर्स क्या होगा 90, तो tan 2 थीटा की वैल्यू 45 एंड 135। ठीक है, क्लियर है भैया। तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा या तो 45 होगा या 135 होगा। अब अगर बेंडिंग मोमेंट 0 है, अगर बेंडिंग मोमेंट 0 है तो जो प्रिंसिपल टेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी आपके शियर स्ट्रेस के। सिग्मा थी मेरी टेंशन, स्ट्रेस था, वो किसके इक्वल हो जाएगी, टाउ के इक्वल हो गई ना अगर बेंडिंग मोमेंट 0 है तो। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की। ये न्यूट्रल एक्सिस, ये बीम सेक्शन है, और ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाली। तो नीचे इस वाले पोर्शन में क्या आएगा मेरा, टेंशन, और इस वाले में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। जैसे मैंने ये बताया था, ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारा, तो यहाँ पे टेंशन होती है, यहाँ पे कंप्रेशन होती है। तो नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा, टेंशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल टेंशन किसके इक्वल हो गई मेरी, शियर स्ट्रेस के इक्वल हो गई। ठीक है, और इंक्लिनेशन क्या होगा इसका 45 होगा। ठीक है, इंक्लिनेशन क्या होगा 45। तो हम इस टेंशन को, इस प्रिंसिपल टेंशन को क्या बोलेंगे, डायगोनल टेंशन। इसको क्या बोल देंगे, डायगोनल टेंशन बोल देंगे। अब हमें पता है कि जो कंक्रीट है मेरा वो टेंशन में काफ़ी वीक होता है। ठीक है, तो ये कंक्रीट फेल कर जाएगा ड्यू टू डायगोनल टेंशन। कंक्रीट क्या कर जाएगा मेरा, फेल कर जाएगा ड्यू टू डायगोनल
टेंशन, ठीक है, नियर द स्पोर्ट। और जो क्रैक प्रोड्यूस होंगे मेरे, वो क्रैक कैसे प्रोड्यूस होंगे, 45 डिग्री एंगल पे। मान लो ये मेरे पास कोई बीम है, ठीक है, तो जो स्पोर्ट पे वो फेल किसके कारण होगा, डायगोनल टेंशन के। और क्रैक कैसे प्रोड्यूस होंगे मेरे, 45 डिग्री पे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। क्लियर है भैया। अगर मेरा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 155 यानी ऊपर बात करता हूँ मैं, अभी तो मैंने बात की थी यहाँ पे, अब मैं बात कर टेंशन पे, कंप्रेशन पे। यहाँ पे बात करूँगा तो जो एंगल होगा मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 होगा, यानी कंप्रेसिव लोड लगेगा। तो जो टेंशन जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है मेरा, या जो प्रिंसिपल कंप्रेशन है, जो प्रिंसिपल कंप्रेशन है मेरा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो माइनस टाउ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरा कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर एंगल 135 है तो सिग्मा क्या होगा, माइनस टाउ होगा। माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, कंप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या प्रोड्यूस होगी आपकी, इस तरह से आपकी डायगोनल कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और डायगोनल कंप्रेशन में क्या होगा कि जो कंप्रेशन है मेरा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेस के, शियर स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा। अब आपको पता है कि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हाई होती है, तो इसके कारण कंक्रीट आपका फेल नहीं होता है, ठीक है। इसके कारण कंक्रीट क्या होगा, आपका फेल नहीं होगा, ठीक है। यही रीज़न है कि डायगोनल कंप्रेशन के कारण आपका कंक्रीट फेल नहीं होता, यानी कंक्रीट में क्रैक प्रोड्यूस नहीं होगी। डायगोनल कंप्रेशन के कारण क्रैक डज नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। वैसे तो कोई क्रैक प्रोड्यूस नहीं होंगे या कोई फेलियर नहीं होगा डायगोनल कंप्रेशन के कारण। फिर भी अगर जो स्ट्रेस की वैल्यू, टाउ की वैल्यू कंप्रेशन साइड में वेरी हाई हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आपका जो कंक्रीट है वो क्या कर जाएगा, क्रश कर जाएगा। कंक्रीट क्या करेगा भाई, आपका क्रश कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिड स्पैन की बात करता हूँ मैं, इस वाली स्पैन की। तो इस वाली स्पैन पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो टाउ भी मैक्सिमम होगा, सिग्मा भी मैक्सिमम होगा, और टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस वाले पोर्शन में टाउ की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसके कारण जो क्रैक प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री पे। और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वहाँ पे ओनली क्या लगेगा, आपका टेंशन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा भाई, आपका ओनली टेंशन लगेगा, ठीक है, यानी डायरेक्ट स्ट्रेस लगेंगे आपके, सिग्मा लगेगा। तो उसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो 90 डिग्री पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इस टाइप के जो क्रैक प्रोड्यूस होते हैं इनको क्या बोलते हैं आप, फ्लेक्सुरल क्रैक। और इस टाइप के फेलियर को क्या बोलेंगे आप, फ्लेक्सुरल शियर फेलियर। इस टाइप के फेलियर को क्या बोलोगे आप, फ्लेक्सुरल शियर फेलियर। और ये जो फेलियर था आपका स्पोर्ट के पास, ये यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं आप, शियर फेलियर बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप, शियर फेलियर बोलोगे, ठीक है, क्योंकि ये शियर फोर्स के कारण फेल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ये वाला आप पढ़ सकते हो, डायगोनल फेलियर क्या होता है, ठीक है। अब एक नोट से आप याद रखना कि फॉर डीप बीम और जो आपकी थिन वॉल सेक्शन है, यानी इस टाइप के जो सेक्शन है, उनमें जो क्रैक होंगे, आपके जो क्रैक होंगे वो आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो आपके स्टार्ट होंगे न्यूट्रल एक्सिस से और सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। यानी स्टार्ट कहाँ से होंगे, ये स्टार्ट कहाँ से होंगे भाई, ये स्टार्ट न्यूट्रल एक्सिस से होंगे और नीचे की साइड क्या करेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप के क्रैक को क्या बोलते हैं आप, वेब क्रैक भी बोलते हो, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्रैक कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सपोर्ट के पास बॉटम से स्टार्ट होते हैं, न्यूट्रल एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। आज के लिए या इस लेक्चर में इतना ही। जो डिज़ाइन ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, और IS कोड